18 जनवरी अंतिम तारीख घोषित कर दी। 15 जनवरी तक गिनी चुनी आपत्तियां आईं, लेकिन 23 जनवरी को अचानक, जी हां 23 जनवरी यानी कल अचानक 12 लाख आपत्तियां फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज कराई गई, यानी फॉर्म 7 की आपत्तियां दर्ज कराई गई और वो जमा हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने इसमें विशेष जाति वर्ग क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम से दर्जनों आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस खबर पर राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं यहां पे कि जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है वो किसी भी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, ये सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजारों हजार आपत्तियां दर्ज की गईं। चुन चुनकर खास वर्गों और कांग्रेस समर्थक बूथों के वोट काटे गए। जहां बीजेपी को हार दिखती है वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब कर दिए जाते हैं। यही पैटर्न आलंद में दिखा, यही राजूरा में हुआ और अब वही ब्लूप्रिंट गुजरात, राजस्थान और हर उस राज्य में लागू किया जा रहा है जहां एसआईआर थोपा गया। एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है ताकि जनता नहीं बीजेपी तय करे कि सत्ता में कौन रहेगा। और सबसे गंभीर सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र की रक्षक नहीं बल्कि इस वोट चोरी की साजिश का मुख्य सहभागी बन चुका है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला किया है। अब देखना है कि इन आरोपों पर भी चुनाव आयोग क्या राहुल से हलफनामा मांगता है या बीजेपी फिर चुनाव आयोग का बचाव करने सामने आती है। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पवन खेड़ा ने इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी हम उसके कुछ अंश को आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन थोड़ा अब बिहार की तरफ चलते हैं। इधर बिहार चुनाव के बाद आज पहली बार बड़ी सभा में तेजस्वी यादव ने भी इसी वोट चोरी और सिस्टम में धांधली का आरोप लगाया है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी आज और इस जयंती पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारा समय कमजोर है, समय बदलेगा और बिहार में गरीब राज करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कभी अन्याय के सामने नहीं झुके और लालू प्रसाद यादव भी बीमारी के बावजूद अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं। कर्पूरी और लालू की तरह तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेगा, लड़ेंगे और लड़कर ही जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि चुनाव में पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, इसके बावजूद राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल को 1,90,00,000 वोट मिले। उन्होंने यह भी दावा किया है कि करीब 60% जनता ने सरकार के खिलाफ मतदान किया, जो यह साफ दिखाता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती थी। वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और पार्टी के भीतर भी कुछ लोग इसी तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि वो निराश होकर बैठने वाले नहीं हैं और सदन से लेकर सड़क तक जनता की आवाज उठाते रहेंगे। सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव, सुनिए। बजट सत्र शुरू होगा, पार्लियामेंट भी चलेगा, उसके बाद हर जिले का हम लोग कार्यक्रम बना करके घूम करके हम लोग जो है नया मजबूत संगठन जो है बूथ वाइज जो है हम लोग बनाने का काम करें। तो आप सब लोग बड़े देर से आप लोग यहाँ हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और परसों हमको लगता है कि रिपब्लिक डे भी है, उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। बस एकदम लगे रहिए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, हर जोर जुलूम के टक्कर में बस नारा तक ही सीमित नहीं रहना है। तो हम लोग सब लोग मजबूत हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं, हमारा समय कमज़ोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। तो आप सब लोगों का इस अवसर पर आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं।
कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। जय हिंद। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं अखिलेश तेजस्वी यादव कि समय हमारा कमज़ोर है, हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, समय आएगा तो गरीब राज करेगा। ये साफ साफ यहाँ बता रहे थे। उन्होंने सरकार को 100 दिन का समय देने की भी बात कही है और ये कहते हुए बोला कि वो सिर्फ सरकार की घोषणाओं को पूरा करने की मांग करेंगे। तो बिहार में नीतीश सरकार को अभी तेजस्वी ने 100 दिन का वक्त दिया है। हालांकि बिहार से कई ऐसी खबरें हाल फिलहाल में आई हैं जो नीतीश के कमजोर शासन को दिखा रही हैं। वैसे बिहार तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन क्या अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी अपनी सत्ता कायम रख पाएगी? लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को बड़ा झटका वहां की जनता ने दिया था और खासकर आपने देखा कि अयोध्या में भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, हार गई थी, जहां पर राम नाम का माला वो जपते हुए इस चुनाव को पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही थी और अयोध्या उसका एपिसेंटर था, लेकिन वहां भी नहीं जीत पाई। झटका यहां पर जनता ने दिया, अयोध्या तक वहां की जनता ने हरा दिया था। अब फिर से हिंदू धर्म के लोग बीजेपी से आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ बीजेपी का सलूक किसी को पसंद नहीं आ रहा है। बल्कि राजस्थान में तो लोग इससे इतना नाराज हैं कि 27 जनवरी को शंकराचार्य के समर्थन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान हो गया है। 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस के ठीक अगले दिन 27 जनवरी को वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ सेवा दिश समेत कई हिंदू संगठन पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हिंदू संगठन प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। राजस्थान के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए जाएंगे। इस बीच योगी के काल नेमी वाले बयान ने भी गुस्सा और भड़का दिया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के पैर छूने वाला बयान देकर मामले को संभालने की कोशिश की थी और इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या योगी और मौर्य के बीच बीजेपी दो फाड़ हो रही है। हालांकि इसे बीजेपी और संघ परिवार की ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी माना जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, तो क्या मौर्य के जरिए संतों के गुस्से को शांत करने और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश आरएसएस कर रहा है? यह भी एक सवाल उठता है। और खासकर हिंदू परिषद की बात करें तो वैसे अखिलेश यादव ने आज कहा है कि मुझे खुशी है कि शंकराचार्य डटे हुए हैं, देश का एक एक सनातनी उनके साथ है। शंकराचार्य ने फर्जी सनातनियों की पोल खोल दी है। सुनेंगे, इनकी बाइट भी सुनेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपको बता दूं कि शंकराचार्य आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और उनका यूं डटे रहना अब बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस बीच जितने भी तथाकथित साधु संतों ने शंकराचार्य पर उंगली उठाई, अब लोग उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं कि वो किस हैसियत से शंकराचार्य को गलत ठहरा सकते हैं। यह मामला धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्रों में बड़ी हलचल पैदा कर चुका है। आज तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर कहा है कि धार्मिक कार्यों से राजनीति को दूर रखना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने एक पोस्टर में मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करते हुए, ये पोस्टर देखिए, शरद शुक्ला ने, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के, और यहां मनुस्मृति इसमें यहां साफ साफ लिखा, श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है कि गुरु या वेदाचार्य का अपमान करने वाले को घोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। ये बात यहाँ मनुस्मृति, क्योंकि बार बार मनुस्मृति का जिक्र बीजेपी के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, इसलिए शंकराचार्य का अपमान क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का कारण बनेगा? ये अब नया सवाल उत्तर प्रदेश के लिए खड़ा हो गया है। और वैसे मोदी इस समय विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी में लग गए हैं। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को जमाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे यही समझ आ रहा है कि 2029 में मोदी अपने लिए पूर्ण बहुमत चाहते हैं और इसके लिए सारे जोड़ तोड़ किए जा रहे हैं। इसके लिए संविधान के साथ साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पिछले सत्र में
यानी अभी जो विंटर सेशन लोकसभा और राज्यसभा का खत्म हुआ, संसद का विंटर शीतकालीन सत्र, उस सत्र में वंदे मातरम पर कैसा विवाद मोदी सरकार ने खड़ा किया, ये हमने देखा, आपने देखा। अब गणतंत्र दिवस से पहले, यानी परसों 26 जनवरी है, उससे पहले यह खबर आई है कि सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी कर रही है। और इसी सिलसिले में हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें इस राष्ट्रीय गीत को गाने के नियमों और प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई। दरअसल राष्ट्रगान जन गण मन को स्पष्ट संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 51A, जी हां, 51A के तहत नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब सरकार वंदे मातरम के लिए भी नियम बनाना चाहती है और हो सकता है कि संसद के इस अगले जो 28 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें इस नियम को लाने की कोशिश की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में यह तय करने की कोशिश की गई, जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें यह तय करने की कोशिश की गई कि क्या वंदे मातरम के गायन के लिए भी जनगण मन की तरह कोई तय नियम, आचरण या कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। यह सवाल यहां पर पैदा किया गया और इसको तय करने की कोशिश हुई। आपको बता दूं कि मोदी ने वंदे मातरम के अपमान का आरोप कांग्रेस पर लगाया है और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस तक को नहीं बख्शा। कहा यह बात कही गई है कांग्रेस पर, लेकिन कैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनकी तरह आप दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, पहले चुनाव में आपने क्या कुछ किया पश्चिम बंगाल में, वो सबने देश ने देखा है। वहीं केंद्र सरकार वंदे मातरम के उपलक्ष्य में साल भर, जो 100 साल हुआ, उसके उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले उत्सव का, 100 साल नहीं बल्कि 150 साल उत्सव का आयोजन कर रही है। इस उत्सव का पहला चरण नवंबर में पूरा हो चुका है और दूसरा जो चरण है वो इसी महीने 3 अगस्त 2026 को, और चौथा, पहला चरण, दूसरा चरण इसी महीने, तीसरा चरण जो है वो अगस्त 2026 में और चौथा चरण नवंबर 2026 में होगा। वंदे मातरम की बात हो रही है और वंदे मातरम के जरिए ये पूरी की पूरी सियासत पश्चिम बंगाल पे टिकाने की कोशिश हो रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार एक तरफ संविधान को चोट पहुंचाती है, नागरिकों के वोट खत्म कर रही है, धर्म के नाम पर संतों का अपमान कर रही है, और दूसरी तरफ प्रतीकों की राजनीति कर देश पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन क्या मजबूत विपक्ष के सामने बीजेपी का खेल सफल हो पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मजबूत विपक्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये न ही 2014 वाली सरकार है, न ही ये 2019 वाली सरकार है। ये सरकार 2024 की है, जहां खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी को 240 सीटें मिली हैं और नरेंद्र मोदी का पूरा कुनबा 294 सीटों पे, 292 या 294 सीटें मैक्सिमम उस पर टिका हुआ है। और ऐसे में विपक्ष ऑलरेडी 250 के करीब है। तो ये मुद्दा बहुत मजबूत, और यहां पर बहुत मजबूती के साथ राहुल गांधी लड़ते नजर आते हैं। एसआईआर की धांधली जो है उसको उजागर करने की कोशिश आज राहुल गांधी ने एक बार अपने ट्वीट में फिर से की है, और कैसे यहां एक वर्ग विशेष को वोटर लिस्ट से गायब करने की कोशिश हो रही है। जहां जहां खासकर जो मुस्लिम इलाका है उसमें मुसलमानों को कैसे बाहर करने की कोशिश हो रही है, अल्पसंख्यकों को कैसे बाहर करने की कोशिश हो रही है, यह सब कुछ सामने आ रहा है। और इन सब के बीच इसी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई लगातार जारी है। बुधवार को फिर इस पर सुनवाई होगी, यही कमिंग बुधवार। लेकिन इससे पहले जितनी सुनवाइयां हुई हैं मैक्सिमम हमने आप तक उनकी दलीलों को पहुंचाया है साधारण हिंदी भाषा में। तो इसलिए यहां से ये जानना समझना जरूरी है कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है, और उसका ऑपरेशन करना यानी उसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। क्या फंस गई है भारतीय जनता पार्टी? एसआईआर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और शंकराचार्य पर कैसे बवाल बढ़ रहा है? इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु नेथानी जी आज हमारे साथ हैं। अंशु जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अमनेंदु जी हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत जी सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, नरेंद्र मोदी दक्षिण कर रहे हैं अब आजकल,
दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में बवाल मचा हुआ है। दक्षिण भारत का रुख क्यों कर रहे हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। और जब उत्तर भारत की बात करेंगे, ये तमाम चीजें समेट लेंगे आप, मैं जानता हूं, जिसमें शंकराचार्य भी हैं, जिसमें SIR भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है और उत्तर भारतीय वोटर्स भी हैं, और पश्चिम बंगाल, असम, यहां से शुरुआत, लेकिन दक्षिण दक्षिण कर रहे हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। क्यों आखिर? जी देखिए, शंकराचार्य का जो मुद्दा है वो बीजेपी की अंदरूनी दिल्ली और लखनऊ खींचतान का मामला है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक SIR, और जो राहुल गांधी ने डिटेल आरोप लगाए हैं और वो लगातार बोल रहे हैं इस पे, और दूसरा कि नरेंद्र मोदी अचानक, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल और जहां अगले साल भी चुनाव है, या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद चुनाव है, वहां भी अब वो उद्घाटन और हरी झंडी का सिलसिला उन्होंने चालू कर दिया है। और दक्षिण भारत में खासकर, दक्षिण भारत में एक और चीज हमने देखी कि लगातार 3 गवर्नर ने असेंबली में मुख्यमंत्री का या सरकार का लिखा हुआ बयान पढ़ने से मना कर दिया। तो ये दक्षिण भारत क्यों हो रहा है ऐसा? SIR क्या है? ये आखिरी कोशिश है, और इसको मैं थोड़ा सा डेटा जो है, डेटा के माध्यम से समझाता हूं कि क्यों मोदी जी परेशान हैं। देखिए, डेटा एनालिस्ट है अजय प्रकाश जी, उन्होंने रिसर्च किया है। उनके रिसर्च की कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं यहाँ पे। आप देखिए कि लगातार बीजेपी जो है, बीजेपी का और कांग्रेस का ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो अगर 2014 के इलेक्शन से आप देखिएगा तो बीजेपी का ग्राफ लगातार जो जिसको कहा जाए कि सीट एफिशिएंसी परसेंटेज के वोट के हिसाब से, वो सीट एफिशिएंसी बीजेपी की लगातार गिर रही है। पिछली बार अभी 2024 में बीजेपी को 36.6% वोट मिला। सीटें बीजेपी सबसे ज्यादा लड़ी थी इस बार, 441 सीटें पे। तो बीजेपी को 2019 में जब 303 सीटें आई थी तब 37% वोट मिला था, लेकिन वो 37% 436 सीटों में मिला था। सीटें बढ़ी, वोट शेयर घटा। तो जो सीटों का जो गणित है उसमें बीजेपी लगातार गिर रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी लगातार साउथ इंडिया जा रहे हैं कि जो सीटों की जो उत्तर भारत में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स अब उसके शिखर पर जाके अब नीचे ढलान पर है। ढलान पर ना होती तो अयोध्या नहीं हारते, ढलान पर ना होती तो 65 से 33 ना हो जाते उत्तर प्रदेश में। तो वो ढलान पे हैं, तो वो नया इलाके ढूंढ रहे हैं। और इसी में आप अगर चुनाव के इतिहास में जाइएगा तो देखिएगा कि 77 में जब कांग्रेस का नॉर्थ इंडिया से सुपड़ा साफ हो गया, इंदिरा गांधी खुद हार गई, तो भी 100 से ज्यादा सीटें दक्षिण भारत से आ गई। कांग्रेस के पास एक रिजर्व ज्योग्राफी है। कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में आई जब 44 सीटें आई, तो भी वो कांग्रेस की अधिकांश सीटें केरल से या तमिलनाडु से या पंजाब से आई, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आई। तो ये मोदी जी की नई परेशानी, उनको मालूम है कि जो ग्राफ गिर रहा है, यानी जो मौजूदा, अगर आप सीट एफिशिएंसी का आंकड़ा देखिएगा तो 2014 में ये 9.1 था, 2019 में ये 8.1 है, और अब मौजूदा 2024 में ये 6.6 है, और कांग्रेस का लगभग 5% बढ़ गया है। तो कांग्रेस लगातार बढ़ रही है, बीजेपी लगातार घट रही है। तो ये जो ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे, इससे बीजेपी परेशान है, मोदी जी परेशान है कि 2029 में शर्तिया तौर पे बीजेपी इस आंकड़े के हिसाब से नहीं पार पा जाएगी। दूसरा एक और फैक्टर है राजीव जी, दूसरा फैक्टर ये है कि अभी आपने इंडिया गठबंधन के आंकड़े बताए, लगभग 235 236 है, 240 के आसपास है, 240 के आसपास है जी। ठीक है, इसमें कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन कितना? 101। तो 101, तो कांग्रेस 99 जीती थी, बाद में 2 बढ़ी हैं। तो कांग्रेस अगर 100 है तो इंडिया गठबंधन 240 है।
दुगने से भी ज्यादा। एनडीए में ये नहीं है। एनडीए में बीजेपी को खींचना है पूरा। एनडीए में गठबंधन की पार्टियां जो है 40% वोट भी नहीं लाती हैं, 40% सीटें भी नहीं ला पाती हैं, और वो छोटा भी हुआ है। अकाली दल निकल गया, शिवसेना निकल गई, उद्धव ठाकरे की तमाम और पार्टियां निकल गई। तो ये मुश्किल बीजेपी मोदी जी के पास है। इसलिए मोदी जी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि साउथ इंडिया में, उनको साउथ इंडिया में क्यों जा रहे हैं, उनको साउथ इंडिया में सरकारें नहीं बना, उनको मालूम है केरल में और तमिलनाडु में सरकार उनकी नहीं आ पाएगी। बंगाल में भी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ पाएगी, सरकार नहीं उनकी वहां पे। जहां सरकार होती वहीं कर पाते हैं। ये विधायक लाना चाहते हैं, या जहां पे नंबर 3 थे वहां पे नंबर 2 होना चाहते हैं, ताकि लोकसभा में उसकी जो पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ इजाफा हो सके। तो ये मोदी जी की चिंता ये है, उनको दिख रहा है कि 2024 में वो नहीं हो सकते। अगर वो उत्तर भारत के बाहर अपना एक्सपेंशन नहीं करते। हम लोग बहुत समय से ये बातें राजीव जी कर रहे हैं कि मोदी जी 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी दक्षिण भारत में नहीं जा पाए, और एकमात्र राज्य था कर्नाटक, वहां भी हार गए। तो दक्षिण भारत से पूरा सुपड़ा इनका साफ है, और जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसमें संभावना भी कम है। तो मोदी जी को नई राजनीति को इन्वेंट करना है। राहुल गांधी वो नई राजनीति को इन्वेंट कर चुके हैं, वो सामाजिक न्याय की राजनीति में आ गए हैं। तो ये मुश्किल है मोदी जी की। इसलिए एसआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, और विपक्ष को इस पे बहुत जोरदार तरीके से आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी को, मोदी जी को वो राहत देने के लिए काम हो रहा है जिसकी वो घबराहट है उनके अंदर कि चुनाव अब अपने दम पे, पार्टी के दम पे चुनाव नहीं जीत सकते। वो उनको अब इलेक्शन कमीशन के सहारे की जरूरत है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सहारे की जब बात आती है तो एसआईआर और एसआईआर पर तमाम दल जो है, विपक्षी दल, खासकर विपक्षी नेता, वो लगातार हमलावर हैं और जानते हैं कि चोरी हो रही है। कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जो प्रमाण है, प्रूफ है, वो सामने आ रही हैं, इसलिए यहां पर ये बातें कही जा रही हैं। अखिलेश यादव ने जब आज पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस मसले पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। आइए जरा सुन लेते हैं। एसआईआर, चुनाव आयोग, अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं। एसआईआर लगातार, और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था, और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के, मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल। अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था।
तो एसआईआर पर अंशु जी, यहाँ एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और जो बार बार यहाँ ओपन होते हुए हम देखते हैं, ये चैप्टर खुलता है और उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं और नई चीज़ें क्या होती हैं, इसमें सुधार की कोई बात नहीं आती सामने। बात सिर्फ और सिर्फ आती है किसी न किसी गड़बड़ी की, किसी न किसी घोटाले की बू आती है, गड़बड़ी की तरफ अंदेशा उसका प्रूफ मिलता है, जिसमें आज राहुल गांधी ने जो बातें बताई हैं और ख़ासकर गुजरात में 15 तारीख को कुछ भी नहीं और 23 तारीख को बहुत कुछ, एक साथ 12 लाख फॉर्म 7 और एक आदमी के नाम पे दर्जनों, यानी एक आपत्तिकर्ता दर्जनों वो कर रहा है, दर्जनों लोगों के ऊपर आपत्ति कर रहा है, जता रहा है। और ये जो दर्जनों लोग हैं ये अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, एक वर्ग विशेष से हैं। यहां पर सब कुछ, और यही बात यहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं, यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। जरा ये समझना चाहता हूं आपके जरिए कि क्या जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी दक्षिण की तरफ भी रुख कर रहे हैं, दक्षिण में भी एसआईआर हो रहा है, दक्षिण के राज्य और खासकर जो चुनावी राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है, इन सब में करवाया जा रहा है, गोवा में भी करवाया जा रहा है जिसमें अगले साल चुनाव होना है, सब जगह एसआईआर। ये एसआईआर जो हथियार है अभी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का, क्या इसके जरिए जीत हासिल करना ही मात्र उद्देश्य है या जनगण मन जैसे, जो जनगण मन की जगह राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत को उसी ढंग से उसी पोजीशन पर लाने की जो कोशिश है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम इसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप लेके आइए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अब बंकिम चट्टोपाध्याय, ये सब आप लेके, इन सब के जरिए क्या आप पश्चिम बंगाल की सियासत को साध पाएंगे, ये बड़ा सवाल है और इसमें जनता उलझ रही है, इसलिए यहां पर यह सवाल पैदा होता है। इस उलझन को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश कीजिए कि इस सियासत में, नरेंद्र मोदी की सियासत में आखिर चल क्या रहा है और इन सब के बीच थोड़ा सा, और इसमें एक बात और जोड़ दे रहा हूं, धर्म की चाशनी, और जिसमें आप कह ये रहे हैं कि हम तो भाई हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट हैं तो हिंदू धर्म का ही शंकराचार्य, उससे आप प्रमाण मांग रहे हैं। कल संजय सिंह ने सही कहा, परसों संजय सिंह उनके पास गए, बोले जो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकता वो आपसे शंकराचार्य का प्रमाण पत्र दे रहा है। ताज्जुब है, ये बात कह रहे हैं अपोजिशन के नेता। आपकी टिप्पणी। राजीव जी, अब तो बात ये हो गई है कि बीजेपी के अलावा पूरे देश को ये साबित करना है कि वो कौन है। आपको साबित करना है कि आप राजीव रंजन हैं, मुझे साबित करना है कि मैं अंशु नैथानी हूं, शंकराचार्य को साबित करना है कि वो शंकराचार्य हैं, और वोटर को साबित करना है कि वो वोटर हैं। मतलब हर किसी को यहाँ पर साबित करना है कि वो कौन है, और इसका टेस्ट जो है वो पूरा बीजेपी लेगी और सरकार लेगी। लेकिन सरकार को अपनी किन्हीं बातों का कोई जवाब नहीं देना है, उनको नहीं बताना है कि वो कैसे, उनकी डिग्री क्या है या फिर उनके आंकड़े क्या है। आईएमएफ उनको ग्रेड सी देता है तो उसकी वजह क्या है, आप आंकड़ों को इतना उलझाते क्यों हैं, सब बातें आपकी गलत क्यों होती हैं। और जो अब तो आपका जैसे कहा जाए जो तुरुप का पत्ता है, धर्म नाम की जो अफीम है, वो भी अब फेल होता दिखाई दे रहा है। जो हिंदू ही हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उन्हें ही अब ये यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है क्या ये वाकई ये पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। बहुत से ऐसे वोटर्स हैं, हमने देखा कि जो लगातार बीजेपी पर अब आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो बनारस में दाल मंडी के जो है वोटर्स हैं, वहां रहने वाले लोग हैं, वो तो साफ साफ पर मैं देख रही थी एक टीवी कार्यक्रम में कई लोग बोल रहे थे कि हमारे सांसद हैं मोदी जी, हमने खुद कमल को चुना और बड़े खुश थे, लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं कि हमने क्यों कमल को चुना, क्यों बीजेपी को चुना। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी से कि कभी दाल मंडी की तरफ भी देख लें, क्या बर्बादी यहाँ पर की जा रही है। तो जो हिंदू हृदय सम्राट ही लोग बनते थे, अब ये भी चीज इनकी खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये अपने साधु संतों के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे शंकराचार्यों के साथ, साधु संतों के साथ क्या किया जा रहा है। उनकी चोटी पकड़ के घसीटा जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो जो धर्म है वो भी इनकी व्याख्या के अनुसार चलेगा, यानी हिंदू धर्म भी अब वही होगा
जो बीजेपी कहती है। पहले तो केवल देशभक्ति का ही टैग था कि जो बीजेपी वाले हैं केवल वही देशभक्त, बाकी कोई बोलेगा तो वो देशद्रोही। अब हिंदू भी वही कहलाएगा जो बीजेपी की लाइन के हिसाब से चलेगा। अगर बीजेपी कहेगी ये शंकराचार्य दूध का धुला नहीं, ये शंकराचार्य बहुत खराब है, ये शंकराचार्य गलत कर रहे हैं, शंकराचार्य साबित करें कि वो है या नहीं, तो वो सब कुछ सही। और यही बीजेपी पहले इन्हीं शंकराचार्य के चरणों में गिरी हुई थी। इससे पहले ये शंकराचार्य जितनी बार भी माघ मेला स्नान में करने आए, ये उसी बग्गी में उसी तरीके से आए और तब इन्हें स्नान करने दिया गया। तो अब इस बार ऐसा क्या हो गया था कि इनको स्नान नहीं करने दिया गया? तो ये इनके धर्म के जो पैमाने हैं वो इन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं और इनकी कलाई पूरी तरीके से खुल चुकी है। जो इनका कोर वोटर भी है, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये राजनीति किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदू जो हैं वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे या उनके जो साधु संत है उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है, या जो हिंदू वोटर है उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनकी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, इस तरह की चीजें हैं, तो हम आखिर इनको वोट क्यों कर रहे हैं? और राजीव जी बहुत जल्दी आप देखिएगा कि बीजेपी में एक सर फुटव्वल और जूतम पैजार का दौर शुरू होने वाला है। क्योंकि अब ये जो है बीजेपी भी अपने कहा जाए कि पूरी तरीके से एक वहां पर पहुंच चुकी है जहां इनका जितना राइज होना था या जहां तक पहुंचना था पहुंच गए। अब यहां से डाउनफॉल ही होना है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है जो इनकी सत्ता पे है। अब एक खींचतान मचेगी जो हम देख रहे हैं, अलग अलग गुट चल रहे हैं किस तरह से। जो अमित शाह हैं वो जगह जगह जो अपने लोग हैं, चाहे वो पार्टी अध्यक्ष हो, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे स्थानों में बात करें, वो वहां पर अपने लोगों को फिट कर रहे हैं। और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस पूरे विवाद में योगी जी की बिल्कुल अलग लाइन है और बाकी जो योगी जी के जो मंत्री हैं उनकी बिल्कुल अलग लाइन है। तो ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अब एक नेतृत्व को लेकर बीजेपी में बहुत जल्दी बहुत बड़ा झगड़ा उभर कर सामने आने वाला है। वहां पर हम देखते हैं कि मुंबई में किस तरह फडणवीस जो है वो अपने आप को दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। वो दावोस जाते हैं और दिखाते हैं कि हम 30 लाख का निवेश लाएंगे। हालांकि उनकी कलाई यहां भी खुल जाती है, वहां पर कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो ज्यादातर जो महाराष्ट्र के ही इन्वेस्टर है उन्हीं से हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और दावा करते हैं कि 30 लाख करोड़ का, माफ कीजिए 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो महाराष्ट्र के लिए आएगा। और उससे पहले 2-3 साल पहले ही जो शिंदे थे उन्होंने कहा था कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो आप मानिए कि 2-2.5 साल में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और वो भी केवल महाराष्ट्र के ही ज्यादातर जो है इन्वेस्टर उनके जरिए। और आप उनके लिए इतना खर्च करके सरकारी पैसा लगा करके फोटो खिंचाने के लिए दावोस जाते हैं। वो तो आप महाराष्ट्र में भी एक चाय के कप में इन MOUs को साइन कर सकते थे। हालांकि ये केवल कागज में ही साइन होंगे, और अगर वास्तव में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख करोड़ का जो महाराष्ट्र पर लोन है वो आप चुका सकते हैं। जो 100 महिलाओं को देना है जो नहीं दे पा रहे वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये सब इनके कागजी आंकड़े होते हैं, दिखाने के होते हैं। और ये केवल अभी दिखाया जा रहा है कि फडणवीस कैसे सबसे जो ज्यादा, जैसे वाइब्रेंट गुजरात करके मोदी जी सत्ता में आए थे, ऐसे अब मैग्निफिसेंट महाराष्ट्र करके फडणवीस अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो योगी है यहाँ यूपी में वो यहाँ पर एक उत्तराधिकारी के तौर पे तैयार हो रहे हैं। जो अमित शाह है उनका एक खेमा अलग चल रहा है। तो राजीव जी बहुत जल्दी देखिएगा कि पूरा बखिया उधड़ने वाला है बीजेपी का। इनके कोर वोटर्स इनसे नाराज चल रहे हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी इनसे नाराज चल रहे हैं, और जिस तरह के झूठे आंकड़े ये प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने ही नेतृत्व को लेकर इनके बीच की जो अंदर खाने की लड़ाई है वो बहुत जल्दी अब सतह पर आने वाली है। तो सही कहा कि जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है वहां तो इनका खेल खत्म ही है, वो इनको नजर आ रहा है। अब बेशक ये साउथ इंडिया का रुख करें, वहां पर जाके सोचे कि हम अपना कुछ ग्राफ बढ़ाएं या अपनी चीजों को वहां मजबूत करें, वहां फिर ये हिंदू धर्म की हम जो है थोड़ी चाशनी फैलाएं, थोड़ा सा अफीम चटाएं। लेकिन ये अब चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक जो अपना धर्म पे ये बीजेपी का लेबल लगा के जो बेचते हैं ये, उसकी कलाई अब खुल चुकी है। लोग ये जान चुके हैं कि ये धर्म को मात्र एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। धर्म के लिए इनकी कोई आस्था नहीं है,
धर्म के लिए इनका कोई सम्मान नहीं है। जब चाहते हैं ये उन्हीं शंकराचार्य के पैरों में गिरते हैं और जब चाहते हैं ये उन्हीं को अपमानित करते हैं। यानी इनके पास सत्ता है तो उस सत्ता की हनक में ये कुछ भी कर सकते हैं और धर्म भी वही है जो ये कहेंगे। अभी क्यों ये नाराज हैं ज्यादा इन अवरेशमा, ये जो है शंकराचार्य जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि ये खुलकर इनकी गलत बातों का विरोध करते हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर बनने का समय था, उन्होंने इस समय को भी गलत बताया था, उनका विरोध किया था। और तो कई बार ये तो योगी को जो है औरंगजेब तक की उपाधि दे चुके हैं, कह चुके हैं और कह चुके हैं कि ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म के खिलाफ सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये जब देख रहे हैं कि ये संत, उनको इनसे मतलब नहीं कि ये शंकराचार्य हैं और ये हिंदू धर्म के इतने प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बाकी शंकराचार्य भी इस बात पे कह रहे हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए या गलत किया, पर इनकी जो हनक है सत्ता की, या जिनको लगता है कि जो हम बता रहे हैं धर्म के बारे में वही सही है और ये शंकराचार्य तक गलत है, इनको नोटिस भिजवा रहे हैं और इन्हें साबित करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो इनका भी कोर वोटर है वो भी धीरे धीरे ये समझ रहा है कि ये कैसे गलत चीजों को फैला रहे हैं। चाहे हमारी विदेश नीति की बात हो, चाहे हमारे पर कैपिटा जो है वो इनकम की बात हो, या फिर बेरोजगारी की बात हो, लोग हर चीज में इसको महसूस कर रहे हैं कि जो सही काम है वो नहीं हो रहे। आज क्या बात होनी चाहिए थी, भले ही ये दावोस में गए हों और इतने बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर रहे हो, लेकिन गीता गोपीनाथ जी ने जिस तरीके से उसकी कलाई खोलकर रख दी, और ये केवल एक छोटी सी बीच में रील काट कर दिखाते हैं उनकी कि जो है कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी, लेकिन कैसे वो जो कह रही है आगे की बात वो नहीं सुनते हैं। प्रदूषण का ये हाल है कि जिससे आपका इतना वर्क फोर्स लॉस हो रहा है, जिससे आपके यहाँ पर कोई इन्वेस्टर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कितने बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया कि मैं दिल्ली जैसे शहर में काम नहीं कर सकता हूं। विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आते हैं, मना कर देते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, इतना यहाँ पर तो जो है कि आके मौत ही हो जाएगी, इतना गंभीर इमरजेंसी के हालात हैं, तो हम यहाँ नहीं आ सकते। और आप बात करते हैं कि आप शंघाई बनाएंगे, आप यहाँ पता नहीं क्या बना देंगे। आप अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का कोई फायदा नहीं उठा पाए। गीता गोपीनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि इस हालत में जो बहुत मुश्किल है कि भारत वो तरक्की कर पाए जो चाइना ने की है, या फिर जो दूसरे देश कर रहे हैं, कि जो प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है, हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का कोई फायदा नहीं उठाया, बेरोजगारी इतने चरम पर है, और जो हम अपने आंकड़े हैं उनको हम छुपाते हैं। और यही चीज एसआईआर में हो रही है। एसआईआर में भी जो वोटर्स का अधिकार वो छीना जा रहा है, हर जगह यही हो रहा है। अभी देख रहे थे कि अभिषेक बैनर्जी ने साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से पंचायतों में, गांव में उन्होंने दिखाया कि 242 वोटर्स को मृत दिखा दिया गया, जबकि वो जिंदा है और वो चीख चीख के बता रहे हैं। ये तो सब जगह ये चीजें दिखाई जा रही हैं, सामने सबूत है। केवल राहुल गांधी तो शुरू से ही बता रहे हैं, राहुल गांधी ने जब शुरू में भी बातें बताई, पर ये का कोई जवाब देना इनको जरूरी लगता है। चुनाव आयोग का क्या कहा जाए, मतलब बीजेपी चुनाव आयोग नहीं, मतलब बेशर्म चुनाव आयोग की तरह ये काम कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते। राहुल गांधी ने तो जब वो ब्राजीलियन मॉडल की भी फोटो दिखाई थी, उसके ऊपर भी ये कोई जवाब नहीं दे पाए कि 22 जगह कैसे उनकी फोटो आ रही है, उनका नाम आ रहा है। और एसआईआर में हर जगह डिलीशन और एडिशन का ही खेल चल रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टी के वोटर्स हैं उनको काटा जा रहा है और अपने हिसाब के वोटर्स वहां पर घुसाए जा रहे हैं। तो ये एसआईआर ये शुद्धिकरण नहीं है, ये किसी भी सूची का। जो ये एसआईआर है वो बीजेपी के फायदे के लिए, उनके चुनाव जीतने की एक कड़ी है, उसको जस्टिफाई करने का है। तो अभी ये सभी तरीके से चीजें जैसे जाहिर होती जा रही हैं, एक एक करके इनका सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो अब लोग भी इसको समझ रहे हैं कि ये सारी गलत चीजें हैं। और बहुत जल्दी बड़े स्तर पर लोग जैसे अब इनकी हर बात का विरोध करने लगे हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये विरोध और बढ़ेंगे। तो अब इनकी कलाई खुलती जा रही है, ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो अब इनके लिए एक तो अपने पार्टी के अंदर की भीतरगात को संभालना मुश्किल होगा, और दूसरी तरफ ये जो इनके अपने कोर वोटर्स हैं उनको भी संभाल पाना अब बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं ये देख रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
आप सही कह रही हैं कि जो अभी हो रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आज 7वां दिन धरना प्रदर्शन का, और अनशन पे बैठे हुए हैं, तबीयत उनकी बिगड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ कोशिश उनकी यही है कि वो अपनी ज़िद पर जो अड़े हैं वो उनकी मांग पूरी हो। और मांग उनकी बहुत साधारण सी है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, मेला के अधिकारी, वो माफ़ी मांगें और ससम्मान स्नान करवाकर इस अनशन को तोड़वाएं। बस इतनी सी मांग है और कोई मांग नहीं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहले लेकिन संजय जी आपके पास आता हूं। संजय जी, SIR की बात हम कर रहे थे और बात बहुत सारी कर रहे हैं हम, दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक तमाम राज्यों की बात भी कर रहे हैं। देखिए, पूरब की बात करूं तो फिर बंगाल है, बंगाल में इलेक्शन, और बंगाल की आज जिक्र अभी कर रही थी, बंगाल का जिक्र अंशु जी कर रही थी। फिर अगर आप पश्चिम आइए तो गुजरात देखिए, गुजरात में क्या कुछ खेला हुआ है वो आप देख रहे हैं। दक्षिण में प्रधानमंत्री खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो जा रहे हैं, और उनके साथ ही अमित शाह हर दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाते हैं। उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, नाम ही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है आप सब हम सब देख रहे हैं अच्छी तरह से। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने कुछ लोग अपनी ही पार्टी में अपनी गोटी फिट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दो फाड़ भी हम देख रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। ये जो दो फाड़ की कहानी है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए संजय जी। ये केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ। केशव बाबू ने ये कहा कि पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए उनका, और अभी जब सुनील शुक्ला जी के पास आऊँगा तो और भी वो बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इसके ज़रिए उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ क्लियर दिखाई दे रही है? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई कहिए या सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जनता के फायदे का कुछ नहीं होना है, और बीजेपी का ओवरऑल कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर योगी जी हट भी जाएंगे तो उनकी लड़ाई जो है वो वैसी नहीं होगी, या योगी जी तब उतने पावरफुल नहीं रह जाएंगे कि वो दूसरे खेमे का कुछ बिगाड़ पाए। तो अगर इनको हटाना है वो हटा देंगे तो बीजेपी तो ओवरऑल मजबूत ही हो जाएगी यूपी में। अगर बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में हारी थी तो कारण यह भी था कि योगी जी साथ नहीं दे रहे थे बीजेपी का। तो अगर बीजेपी योगी जी को हटाने में कामयाब रहती है, और मुझे लगता है कि यह सारा विवाद इसी कारण है कि योगी जी को हटाना है, तो विवाद खड़ा किया गया, बनाया गया, फैलाया गया, बढ़ाया गया, वो सब इसलिए कि योगी जी को निपटाना है। लेकिन अगर योगी जी निपट ही गए तो ओवरऑल तो बीजेपी को फायदा ही होना है। तो मैं उसको वैसे देखता हूं कि ये भी इनकी राजनीति का हिस्सा है कि इतने लोगों को इतना फायदा है कि अंततः योगी जी अलग हो जाएंगे। अगर उनको हटा दिया गया तो जो स्थितियां हैं उसमें योगी जी को लोग अलग थलग छोड़ करके बाकी सब लोग फिर इधर आ जाएंगे जी, और बीजेपी वैसे ही चलती रहेगी, बीजेपी का काम वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी के हित में है कि उनकी सत्ता बनी रहे। बीजेपी के हित में मतलब तमाम प्रचारकों और जो कार्यकर्ता वगैरह सब लोग हैं जिनको जो मलाई काट रहे हैं, और तमाम रास्ते हैं, तमाम तरीकों से सबको लाभ हो रहा है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें उनको योगी जी को निपटाना है, वो भी है, हो सकता है वो निपटा भी दे, लेकिन अंततः उससे हमारे देश को, जनता को या यूपी को कोई फायदा नहीं होगा और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब निश्चित रूप से मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन योगी जी कमजोर हुए उस दिन सब लोग छोड़ करके और योगी जी के दूसरी तरफ आ जाएंगे जो मजबूत होगा। अगर योगी जी मजबूत हुए तो वो भी मजबूत हो जाएंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा, बीजेपी सत्ता में रहेगी। मोदी जी हट जाएंगे, योगी जी बन जाए तो हम लोग क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनती रहेगी, प्राइम मिनिस्टर तक? जो स्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं उसमें ये नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। माने ठीक है, समाजवादी पार्टी है संजय जी, 240 है, 272 नहीं है। नहीं, मैं आ रहा हूं उसमें। जो स्थितियां हैं उसमें बीजेपी को हिंदी पट्टी में सीटें मिल जाती थी, जीत जाती थी, लेकिन योगी जी के कारण सीटें कम है, यूपी में सीटें कम हुई, जो बड़ा डेंट था, और वो सब हम लोगों ने देखा।
तो अब योगी जी को निपटाना है, कैसे निपटाएंगे वो बीजेपी का, मुझे लगता है कि वो इंटरनल मैटर है, जो भी करेंगे निपटा लेंगे। लेकिन मोदी जी नेशनल लेवल पर ज्यादा इफेक्टिव है, वो दिखाई दे रहा है दक्षिण के उनके प्रयासों से और अमित शाह की कोशिश से। कितने कामयाब होंगे वो अलग है, लेकिन वो इफेक्टिव है और वो काम कर रहे हैं। और योगी जी उस लेवल पे काम नहीं कर रहे। योगी जी हिंदी बेल्ट में इफेक्टिव है, और मैं नहीं कहता कि मोदी जी इफेक्टिव है साउथ में, लेकिन मोदी जी साउथ में कुछ करने की कोशिश करके बीजेपी में अपना नंबर बढ़वाने के लिए लगे हुए हैं, ताकि योगी जी को किनारे कर दिया जाए, उनकी चलती रहे। तो ये साउथ में जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि साउथ की कोशिश मोदी जी की इसलिए है कि वो हिंदी पट्टी से आगे निकले। योगी जी बंगाल में या दक्षिण में हिंदी भाषियों का ही वोट ले सकते हैं, मोदी जी भी वही करेंगे मोटा मोटी, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि और भी कुछ वोट ला सकते हैं, और ये दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं, और केरल में भी हाथ पांव मार रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जिस ढंग से योगी जी काम कर रहे हैं, उसमें वो वहां के केरल या तमिलनाडु के ज्यादातर हिंदी बोलने वाले या हिंदुओं के नाम पर जो वोट लाएंगे वो लाएंगे। लेकिन मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा लाए। हालांकि मोदी जी उसमें जो गड़बड़ करते रहे हैं या दिख जाता है, कई बार हो चुका है। मैंने बंगाल में तो कई बार दिखा, जैसे उन्होंने दादा कह दिया, और कई बार वो दिखाई देता है कि बंगाल की संस्कृति से वो बिल्कुल वाकिफ नहीं है। वो सारी समस्याएं दक्षिण में भी आएंगी, लेकिन बीजेपी के अंदर मोदी बनाम योगी में मोदी अपने आप को भारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या भारी होते दिख रहे हैं, और योगी जी को निपटाने की कोशिश अगर होगी, और अगर वो निपट गए, मैं नहीं चाहता कि योगी जी निपट जाए। योगी जी मजबूत रहेंगे तो इंटरनल लड़ाई तेज होगी, तो दोनों का नुकसान होगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि योगी जी निपट गए, तो बाकी सब लोग योगी जी को छोड़ देंगे, और योगी जी अपने मठ में जाके फिर वापस सक्रिय हो जाएंगे, और योगी जी वहां खुश रहेंगे, मुझे लगता है। लेकिन बीजेपी के सब लोग अपने फायदे के लिए या बीजेपी के फायदे के लिए या तथाकथित हिंदुत्व की सेवा के लिए ये लोग फिर वही सब करेंगे जो कर रहे थे, करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला। और इसकी तैयारियां एसआईआर में दिखती हैं, और एसआईआर में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो एक से एक दिलचस्प है। जैसे मैंने सब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है पिछले 2-4 दिन में, मैं उसमें से मैंने नोट किया है कि बिहार में शिकायत नहीं आई, इसलिए जो एसआईआर हुआ वो ठीक हुआ। एक तर्क है। दूसरा तर्क है कि तार्किक विसंगति, जो जिन लोगों को बंगाल में जिन लोगों को बुलाया गया था, लाखों लोग थे शायद, उनको जिनमें बुलाया गया था उसमें कई लाख लोग नहीं आए। तो जो लोग नहीं आए वो शायद असल में घुसपैठिए हैं, इसीलिए नहीं आए। जब आप 50 लाख लोगों को बोलेंगे कि आकर के बताइए अपने जन्म की तारीख, अपना पता ठिकाना साबित करिए, तो जाहिर है उसमें कुछ लोग नहीं आ पाएंगे। उसके तमाम कारण हो सकते हैं, और वो लोग अगर नहीं आए तो आप कहिए कि वो घुसपैठिया है इसलिए नहीं आए, इसका मतलब नहीं है। मैं सब कुछ रहते हुए मैं नहीं जा पा रहा हूं अपना कागज देने, और मुझे अपना एज ठीक करवाना है, मैं नहीं जा पा रहा हूं, और उसका मतलब ये लगाया जाए कि मैं घुसपैठिया हूं तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे ही बंगाल में ये किया जा रहा है और ये दिखाई दे रहा है। और सबसे दिलचस्प था कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के केस में कि जैसे ट्रंप कर रहे हैं वैसा तो भारत में नहीं होगा। ट्रंप ने जो उठा लिया पूरा अपहरण का बिहार वाला जंगल राज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिखा दिया, तो वो कहा गया सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कि भारत की तुलना अमेरिका से नहीं की जाए। भारत में ऐसा कहां हो सकता है? लेकिन भारत में वही हो रहा है जो ट्रंप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, वही भारत में राज्यों के स्तर पे हो रहा है, तो हो ही रहा है। लेकिन तर्क देने को सब तर्क दिए जा रहे हैं, और एक से एक कुतर्क है, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। और दक्षिण भारत के प्रचार में या दक्षिण भारत की खबरें दिल्ली के अखबारों में जैसे छप रही हैं, उसके चक्कर में दिल्ली की खबरें नहीं आ रही हैं। जैसे प्रदूषण वाला मामला है, अभी अंशु जी ने बता दिया सब कुछ काफी, कि विदेश से फंड और ये वो खिलाड़ी है, खेलने को तैयार नहीं है। और क्रिकेट वाला मामला अलग है कि क्रिकेट बांग्लादेश के लोग खेलने के लिए तैयार नहीं। तो स्थितियां जितनी खराब हो सकती है, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी, और किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी का जो विरोध होना चाहिए या बीजेपी का जो समर्थन है, वो भी आश्चर्यजनक है कि क्यों कोई समर्थन कर रहा है। या एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के वकील ही ये क्यों ऐसी दलीलें दे देकर चुनाव आयोग की रक्षा कर रहे हैं, चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के वकील हैं तो देंगे ही चुनाव आयोग के। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि साफ साफ स्वीकार किया जाना चाहिए कि गड़बड़ है और एसआईआर नहीं होना चाहिए।
मैंने देश हित में यही है, और जनता के पैसे से वेतन मिल रहा है और आप वहां कुतर्क कर रहे हैं, और बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट को अब समझ में आ रहा है, 7 महीने हो गए तब, कि जो चुनाव आयोग ने एसआईआर का उद्देश्य बताया था वही अस्पष्ट है। ये 7 महीने लग गए सबको समझ में आने। किसी भी मामले में, किसी भी केस में इतना समय सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं देगा, तब जाकर के ये यहाँ अब समझ में आ रहा है। तो जाहिर है कि आप समझना नहीं चाहते तो नहीं समझ में आएगा, वही स्थिति है। तो इस तरह से अगर सरकार का या चुनाव आयोग का बचाव किया जा रहा है जी संजय जी, वो आदेश में परिवर्तित हो, ऑर्डर आए, समझना बिल्कुल, बिल्कुल। टिप्पणी करना अलग बात है, ऑर्डर में वो बात को कहना अलग बात है। तो इसलिए जब ऑर्डर आ जाए तभी हम और आप खुश हों, वरना हमारी खुशी कुछ पल की होती है, उसके बाद ऑर्डर कुछ और आता है। और मैं वही कह रहा हूँ जी, ये हमने मैं वही कह रहा हूँ जी, जो दिखाई दे रहा है वो हो नहीं रहा है। और अगर वो हो भी जाएगा तो अगर एसआईआर को कैंसिल नहीं किया जाता है तो जितना हुआ अभी तक हो चुका है, जो ड्राफ्ट है, और उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाएगा, तो भी वो तो काम हो चुका बीजेपी का। और एसआईआर को बाकायदा कैंसिल होना चाहिए और अगले चुनाव से पहले फिर से रिवाइज होना चाहिए। संजय जी माफी लेकिन चाहूंगा, वो होगा परसों प्रशांत टंडन जी ही थे जो एक बहुत ही शानदार उदाहरण दे रहे थे। कह रहे थे एक इंसान चाकू लेके निकला है, प्रशांत जी आप ही कह रहे थे ना, ये उदाहरण आपने ही दिया था। एक इंसान चाकू लेके निकला है और वो किसी न किसी को मारेगा, हाँ? लेकिन आप उसको उसके हाथ से चाकू न छीन कर आप उसको ज्ञान बता रहे हैं, कानून बता रहे हैं कि बेटा इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे ऊपर धारा ये लगेगी और इस कारण तुमको जेल भी जाना हो सकता है। जब तक आप बोलेंगे तब तक हो सकता है वो आपके ऊपर वार कर दे। तो पहले आपको उस चाकू को उसके हाथ से छीनना चाहिए, कब्जे में करना चाहिए। लेकिन आप वही जो उस्तूरा है, जो कहते हैं ना बंदर के हाथ में उस्तूरा, वो जो उस्तूरा है वो आपने थमा दिया, एसआईआर नाम का उस्तूरा। अब सामने वाले के साथ 7 महीने से कानून खेल रहे हैं, सेमिनार खेल रहे हैं, तो खेलते रहो। कब तक? इस बीच ये 13वां, एक राज्य पहले हो गया, वहां चुनाव हो गए, 12 राज्य और हो रहे हैं, 13 राज्य। तो ऐसे ही और यूटी मिलाकर कुल 36 राज्य हैं अपने देश में। तो देख लीजिए क्या होता है आगे यूनियन टेरिटरी के साथ। तो तब तक ये सब कुछ हो जाएगा। फैसला अभी बुधवार को एक बार सुनवाई होगी, सवाल जवाब होगा, उसके बाद फिर पूरी सुनवाई खत्म होगी, उसके बाद फैसले का इंतजार होगा, फैसला लिखा जाएगा, लिखने में 3 महीना कम से कम लगेगा। तब तक हो सकता है फेट कंपनी कहा जाता है इसको। उत्तर प्रदेश का सिर्फ चुनाव आयोग में नहीं है, वो संभल में भी दिख गया है। जी संभल में भी दिख गया है जो हो रहा है, इसलिए बहुत बुरा हाल है। और वो ठीक अगर लोग करने की कोशिश करें एकदम जोर शोर से, तब भी जितना समय लगेगा वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी तो कोई कोशिश ही शुरू नहीं है, तो देखा जाए। लेकिन बहुत हालत खराब, गंभीर बात आप बता भी रहे हैं। सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं, फिर अमलेंदु जी थोड़ा सा वेट करने की अनुमति और चाहता हूं कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। और सुनील जी, इसलिए बहुत गंभीर मुद्दा, और चूंकि आप वहां हैं, फर्स्ट हैंड जानकारी, आप तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिल के आए, आपसे ज़रा समझना। और चूंकि आप हैं बगल में, टहलते टहलते सुबह चले जाते होंगे वॉक करते हुए, लेकिन हालत कैसी है उनकी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की? और आज तो बताया जा रहा है उनके जो मीडिया प्रभारी हैं वो कह रहे थे कि 10 सीसीटीवी कैमरे हाई रेजोल्यूशन के लगा दिए गए हैं, और शादी वर्दी में वहाँ पर जासूसी भी उनकी हो रही है। और ये जासूसी, सीसीटीवी कैमरे और ये सारी चीज़ें वहाँ की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए की जा रही हैं, ये भी बताया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, ये राजनीति क्या चल रही है वहाँ पे, ये बताइए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के बारे में बताइए। धन्यवाद राजीव जी। आज फिर मेरी मुलाकात हुई थी शंकराचार्य जी से। सेहत उनकी ठीक है और वो प्रतिदिन, मैंने बुखार के बावजूद प्रतिदिन मेले में उनका जो गो हत्या के विरोध में जो उनका आंदोलन है, उसके लिए वो शिविर में जाते हैं, संपर्क करते हैं, और सुबह से निकल जाते हैं और दोपहर 2 बजे तक के आसपास वो लौटते हैं।
अपने शिविर में प्रवेश नहीं करते, उनकी जो अपनी गाड़ी है उसी में बैठे रहते हैं। फिर आप बाहर आ करके जो उनका वो लगा हुआ है, जो उनकी पालकी रखी है, उसी पे आके बैठ जाते हैं। तो हाँ, आज मैंने भी महसूस किया कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लग गए। मैंने पूछा उनके लोगों से कि आखिर सीसीटीवी कैमरे की जरूरत क्या पड़ गई आपको? महाराज जी तो बाहर बैठे हुए हैं, अंदर तो कुछ है नहीं। तो कहे कि वहाँ पे कुछ इस तरह की गतिविधियाँ हैं, कुछ उनको भी लगा कि ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध किस्म के लोग हैं, वहाँ घूमते रहते हैं, तो पता नहीं कौन किस उद्देश्य से घूम रहा है। पिछले दिनों पिछले दिनों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ वो लोग कर रहे थे, तो कुछ लोग आपस में ही गाली गलौज करने लगे। तो कहे कि इन चीज़ों को में शामिल लोगों की पहचान के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। आज मैंने उनसे पूछा कि अगर ये कोई सुलह समझौते की बात नहीं होती है और ये स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, तो आपका रुख क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो ये देखिए, ये सीसीटीवी मेरा कैमरे निर्णय है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं। जी 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 जी, उनके कई कैमरे उनके दरवाजे पे जी, लगा जी, हुआ है, जो जी। शिविर में प्रवेश करेंगे आप, ये जहाँ बैठे अलग-अलग हुए हैं एंगल वहां से, लगा जी। हुआ है। पूरा एकदम मैंने चारों तरफ से उन्होंने लगा दिया। और उन्होंने कहा कि उनके शिष्यों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लगा लीजिए। पहले कभी नहीं लगा था, और परसों उन्होंने लगाया है, और आज भी कुछ काम का चल रहा था, लेकिन लग गया पूरा का पूरा। जी। और इसको स्वीकार किया उन्होंने कि उनके शिष्यों ने कहा है, इसलिए उनकी सहमति से लगा है। या संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए, उनकी आगे की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई मैंने बात नहीं बनती, कोई क्षमा याचना नहीं करता, शंकराचार्य की मर्यादा को पुनर्स्थापित करने के लिए, या जो दुर्व्यवहार हुआ उसके प्रत्याघात करने के लिए अगर कोई आगे नहीं आता, तो भी कोई नहीं, मेला समाप्त हो जाएगा, मेला दोबारा लगेगा, और वो अपनी बात लगातार कहते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि उनको अपनी बात कहने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है, वो जहाँ भी रहेंगे अपनी बात कहेंगे। बल्कि मैंने अभी पूछा कि दो तरह के बयान आपके प्रकरण में आए हैं। एक मुख्यमंत्री का बयान आया है, जिन्होंने बिना आपका नाम लिए कालनेमी की संज्ञा दी है, जो लोग सनातन के खिलाफ हैं, और दूसरा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। तो दोनों अलग अलग बयान इस मामले को सुलझाने के लिए है, या आपके आंदोलन का जो नैरेटिव है उसको कमजोर करने के लिए? तो उनका ये मानना था कि इन दोनों बयानों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो उन्होंने बड़ी नाराजगी व्यक्त की उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी जी की, और उन्होंने ये कहा कि यह सरकार मुगलों से भी खराब सरकार है, जहां तक सनातन का संबंध है और जहां तक मंदिरों के अस्तित्व का सवाल है। और उन्होंने फिर काशी में मंदिरों के तोड़े जाने का उल्लेख किया, वाराणसी में, और कहा कि इस तरह से मंदिरों का ध्वंस कभी नहीं हुआ था, या मंदिरों का अपमान कभी नहीं हुआ। तो वो पीछे झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मेरा जो यह संकल्प है वह शंकराचार्य के पद की मर्यादा को बनाए रखना है। मैंने ये भी उनसे पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप, चूंकि यह मेला सनातन धर्मियों का है और अनुयायियों का है, तो मौनी अमावस्या, जिसका आपका कहना है कि आपको स्नान नहीं करने दिया गया, और बसंत पंचमी जो कल बीती है, उन दो प्रमुख स्नान पर्वों पर आपने स्नान नहीं किया, तो इससे एक ऐसा संदेश नहीं जाता कि आप जो मर्यादा है सनातन परंपरा की, उसके साथ आपने उचित व्यवहार नहीं किया? कि नहीं, यह हमारा जो यह बहिष्कार है वह शंकराचार्य पद की मर्यादा को बचाए रखने के लिए। जो शंकराचार्य के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, वह उसके प्रति मेरा यह रोष है। और उन्होंने भी कहा कि जो उनके साथ हुआ है वह मानवीय भूल नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। और साजिश इसलिए है कि वह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां हैं, उसको लेकर के वह मुखर हैं, और गो हत्या बंद करने को लेकर के जो उनका आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर के भी उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने गौ हत्या करने की छूट दी। और उन्होंने जम्मू कश्मीर का उल्लेख भी किया कि वहाँ
उस राज्य में भी इसकी अनुमति दी गई। और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश उस राज्य में शामिल है जहां से सर्वाधिक बीफ का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कई विषयों पर वह आक्रामक है। उनकी बातचीत से कहीं ये नहीं लगता कि किसी तरह से वो अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है। मेला समाप्त हो जाने, मेला आप व्यवहारिक तौर पर अगर आप कहेंगे तो 1 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, औपचारिक रूप से समाप्त होगा महाशिवरात्रि के दिन हो, लेकिन व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि जो कल्पवासी आते हैं 1 महीने के लिए वह माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद वापस जाने लगते हैं। जो तमाम धार्मिक शिविर होते हैं वो भी वापस जाने लगते हैं, क्योंकि कल्पवासियों की संख्या या तीर्थयात्रियों की संख्या कम होने लगती है। तो व्यवहारिक तौर पर मेला एक तारीख तक चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से अधिकृत तौर पर, सरकारी तौर पर, यह महाशिवरात्रि तक चलेगा। और महाशिवरात्रि तक भी कई धार्मिक संस्थाएं रहती हैं और साधु महात्मा वहां रहते हैं। तो अब अधिक से अधिक यही 1 फरवरी का पहला सप्ताह, उसके बाद भी मेले के समापन के तिथि नजदीक आने के बावजूद उनका अपने उसपे कोई अपने निर्णय पर या अपने उस पर कोई अपने कदम वापस लेने का उनका कोई संकेत नहीं देते वो, बल्कि अपनी बात पे अडिग है। और वो कह रहे हैं कि वो अपनी सरकार को लेकर के अब सरकार के जो अपनी बातें हैं वो लगातार कहते रहेंगे। और आज भी मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग वो उनके प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए आए, और उसमें साधु सन्यासी भी हैं। चूंकि ये प्रतिदिन पूरे मेले में घूम रहे हैं, आप संपर्क के नाम पर ही जो उनका आंदोलन है मार्च के समय में दिल्ली जाने का, उसके संदर्भ में, तो वह जो धार्मिक संगठन है और विभिन्न साधु सन्यासियों के शिविर है उसमें भी जाते हैं। अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जिसमें हो कि किसी शिविर में अभी मुक्तेश्वरानंद जी गए हों और वहां उनका विरोध हुआ हो, या उनके बारे में कोई जो उनका निर्णय है उसके बारे में कोई निषेधात्मक बात कही गई हो। तो जो तनातनी की स्थिति है शंकराचार्य जी की तरफ से, वह उसमें कोई शिथिलता की बात नहीं सामने आती। वह लगातार इस बात को कह रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अब मैंने पूछा कि इस विवाद का पटाक्षेप कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गलती की हो माफी मांग ले। मैं शंकराचार्य की जो मान मर्यादा है, मुझे सम्मान पूर्वक स्नान करने की अनुमति दें, ले जाके मुझे स्नान करा दें। और उन्होंने इस आरोप का भी खंडन किया कि जो बात कही जा रही है कि पालकी पे जाने का, उन्होंने कहा कि जब से वो शंकराचार्य हैं तब से वो पालकी पे ही जाते हैं स्नान करने के लिए। चाहे पिछला कुंभ में तो बाकायदे शाही स्नान की परंपरा, उसमें ही गए थे वो। उसके पहले 2024 का जो माघ मेला था उसमें भी वो पालकी में ही स्नान करने के लिए गए थे। तो यह जो मुक्तेश्वरानंद जी का आक्रामक रवैया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए, उस आक्रामकता में कोई संशोधन मुझे आज दिखाई नहीं पड़ा। और वह उसी जगह पे कायम है, अपनी बात पे कायम है। और उनका ये कहना है कि वह अपने निजी किसी सम्मान के लिए इस निर्णय पे नहीं है, बल्कि उनकी पूरी कोशिश यह है कि शंकराचार्य के पद की जो मर्यादा है, जो एक समृद्ध परंपरा है, उस परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ न करे। किसी को इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार के सामने एकमात्र विकल्प यही है जो मुझे समझ में आता है कि उनको शंकराचार्य से क्षमा याचना करनी पड़ेगी अगर वो इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। और अगर ये विवाद चलता रहा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं होगा। जो एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में, और यह अब बाकायदे इसकी अभिव्यक्ति हो रही है, दिखाई पड़ रहा है। और आप इसका अंदाजा इससे भी कर सकते हैं कि जो केशव मौर्य जी का बयान आया कि पार्टी के भीतर किस तरह का मंथन चल रहा है। जो बयान अभी आया मायावती जी का, उससे भी आप आकलन कर सकते हैं कि राजनीतिक दलों में भी इस घटनाक्रम को लेकर के किस तरह की हलचल है। तो एक जो हिंदुत्व का एजेंडा, सनातन की बात करते करते भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहती है, उस पूरे के पूरे नैरेटिव को यह मुक्तेश्वरानंद जी का जो विवाद है वो प्रभावित करता है। यह
और इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि 2017 के चुनाव तक क्या स्थिति बनेगी, लेकिन एक मेला क्षेत्र में या वहां आने वाले लोगों के मन में, या जो मेले में नहीं है बाहर भी हैं, उनके मन में भी शंकराचार्य जी के साथ जो अवमानना हुई है वो, या जो उनके साथ व्यवहार, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उसको लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। और उनके शंकराचार्य होने को लेकर के जो सवाल पैदा किया गया है, इसको लेकर के भी लोगों के मन में आक्रोश है। और युवा लोगों का ये कहना है कि ये शंकराचार्य की मर्यादा के साथ खिलवाड़ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें वहाँ से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, आप चूँकि आपकी मुलाकात होती रही है और आज भी हुई है, परसों भी आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे ही सकते हैं। और ये इसीलिए क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक आने वाले समय में एक तूफान जो है वो इंतज़ार कर रहा है, सियासी तूफान, ये तय मानिए। जैसा यहाँ सुनील शुक्ला जी बता रहे हैं, उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में, आप देखिए कि 27 तारीख को राजस्थान में भी सियासत गरमाने वाली है। और इसी कारण राजस्थान, पूरे राजस्थान में अगर इस पर एक विरोध प्रदर्शन होगा, आंदोलन का शक्ल ये लेते हुए अगर हम देखेंगे, और धीरे धीरे ये मामला अगर और आगे बढ़ता है, चारों शंकराचार्य लगभग एक मत हैं, और ये एक मत हैं, अभी मुक्तेश्वर नंद के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी बैकफुट पे है। बीजेपी क्या बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना नहीं चाहेगी, या निकलवाना चाह रही है केशव प्रसाद मौर्य के जरिए या कुछ और लोगों के जरिए? ये सब कुछ आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, तब जबकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और नरेंद्र मोदी अगर दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि उत्तर भारत में उनकी अब दाल नहीं गल रही है जितनी गल रही थी पहले 2014-2019 में। 2024 में उन्होंने देख लिया, और इसी उत्तर प्रदेश में कैसे उनको मुंह की खानी पड़ी, आधे से भी कम सीटें लाकर। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है वहाँ की सियासत को समझना। लेकिन इन सब के बीच क्या चुनाव आयोग नैया पार लगाने के लिए बिल्कुल कमर कस के यहाँ बैठा हुआ है? ज़रा ये इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी। देखिए राजीव जी, चुनाव आयोग तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह बीजेपी के काम कर रहा है, ये तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और विपक्ष का यही आरोप भी है कि वो चुनाव आयोग भी अब एक पार्टी है और उसी तरीके से काम कर रहा है। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि, और राहुल गांधी ने भी लिखा कि भाई जहाँ जहाँ बीजेपी की लुटिया डूब रही है वहाँ वहाँ SIR कराया जा रहा है। तो अब ये सवाल तो ये भी उठ सकता है कि भाई आप 12 राज्यों में ही क्यों करा रहे हैं, और एक 13वें में आप करा चुके, भाई 13 में ही क्यों, बाकी देश में फिर बाकी क्यों नहीं हो रहा? सवाल तो ये भी उठ सकता है। सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई असम में आप क्यों नहीं करा रहे हैं SIR, इसको भी लेकर सवाल उठ सकते हैं। बहुत से सवालों के जवाब चुनाव आयोग की तरफ से राजीव जो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हैं, वो चुनाव आयोग की मंशा को एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि वो दादागिरी पे अड़ा हुआ है। ना संविधान की मानेगा, ना अदालत की मानेगा, ना राजनीतिक दलों की मानेगा, किसी की नहीं मानेगा। चूंकि नया चुनाव आयोग है और उसको इम्यूनिटी मिल चुकी है सारे विपक्ष को संसद से बाहर करके, तो इसलिए अब जो चाहेगा वो करेगा। तो इसलिए अब ये बताना चाह रहा है कि अब जो है हम हिंदुस्तान के मालिक हम हैं, और ना अब सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब है, ना राजनीतिक दलों का कोई मतलब है, ना संसद का कोई मतलब है। चूंकि जो दलीलें आई हैं चुनाव आयोग की तरफ से राजीव जी, वो सीधे सीधे यही है। यानी आप कह रहे हैं कि आप ये दलील दी जा रही है कि हमारा जो SIR का ऑर्डर है वो लेजिस्लेटिव नेचर का है। ये साफ कहा उनके वकील ने कि हमारा जो SIR का ऑर्डर है वो लेजिस्लेटिव नेचर का है। तो भाई लेजिस्लेटिव नेचर आपको किसने चुना है? मोदी जी ने वोट दिया था आपको क्या अमित शाह जी ने वोट दिया था आपको चुन के आप आ गए हैं? तो 2 ही लोगों के वोट है आपके पास, तो किसी का वोट भी नहीं है। तो 2 लोगों के वोट से आप पूरे देश का भविष्य तय कर देंगे? क्या आप लेजिस्लेटिव नेचर के हो गए? कि अमित शाह जी ने और मोदी जी ने आपको चुनते समय आपको वोट दे दिया कि आप जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं और चुनाव आयुक्त बन सकते हैं, तो आपने बता दिया आप लेजिस्लेटिव नेचर के हो गए। संसद की शक्तियां आपने पार कर ली, अब संसद का कोई महत्व नहीं है, संसद भंग कर दी जाए, आपको जरूरत नहीं संसद की। तो यही चुनाव आयोग कहना चाहता है। फिर ट्रंप का जिस तरीके से हवाला दिया गया कि साहब यहाँ आप क्या बात कर रहे हैं, वहां तो ड्यू प्रोसेस नहीं था, तो क्या कहना चाहते हैं कि आप भी यहाँ से उठा के ले आएंगे, ममता बनर्जी को उठा के ले आएंगे? यही कहना चाहते हैं चुनाव आयोग साहब? तो राजीव जी लगता है कि कहना यही चाहते होंगे। तो जो आरोप लग रहे हैं आज अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राजीव जी, उसमें भी इन बातों को लेकर कहा गया है कि जो बीजेपी से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको लगाया जा रहा है, छांट के अधिकारी लगाए जा रहे हैं।
चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, खुद एक पार्टी बना हुआ है, ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, राहुल गांधी तो खैर लगातार लगा ही रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी आज इसी तरीके के आरोप लगाए हैं कि लोक जो है वो हारा और तंत्र जीता है। तो ये आरोप राजीव जी चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के समर्थन में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का इतना बचाव करने की आवश्यकता क्यों होती है? अरे भाई, जब कानून बनाकर आपने इम्यूनिटी दे दी तो फांसी तो होनी जाएगी ज्ञानेश कुमार जी को, तो आप काहे इतना बचाव करते हैं भाई बीजेपी के लोग? ज्ञानेश कुमार जी खुद आकर शपथ पत्र देते हैं, हलफनामा देने या फिर माफी मांगने राष्ट्र, बीजेपी का है हलफनामा देने और राष्ट्र से माफी मांगने आ जाती है। ज्ञानेश कुमार जी का काम है, ज्ञानेश कुमार जी करें, हलफनामा दे या फिर राष्ट्र से माफी मांगे, ज्ञानेश कुमार जी को करने दो। तो लेकिन जो है ये ज्ञानेश कुमार जी ना हलफनामा दे रहे हैं ना राष्ट्र से माफी मांग रहे हैं, और हलफनामा देने माफी मांगने जो है वो मालूम पड़ता कभी पात्रा जी आ जाते हैं और कभी रविशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं, यानी बीजेपी आ जाती है बाबा हलफनामा देने और राष्ट्र से माफी मांगने। तो भाई जो चुनाव का काम है वो उसको करने दो, हलफनामा देना और माफी मांगना ज्ञानेश कुमार जी का काम है, वो करें, आप काहे कर रहे हैं? तो ये राजीव जी देखने में आ रहा है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए किया जा रहा है। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ही अभी राजीव जी एक खबर आई, हम लोगों ने कल उसका जिक्र भी किया था अपने ब्रेकिंग दिन में हम लोग करते हैं उसमें, कि वहाँ जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स और SRO लगाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, और वो सब दिल्ली से भेजे गए हैं। अब BLO को वो बताएंगे और ERO, AERO, DRO को बताएंगे कि आपको कौन से नाम जोड़ने और कौन से नाम काटने। अब अगर उस माइक्रो ऑब्जर्वर का वो नहीं मानते हैं AERO और ARO और DRO, तो फिर वो सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेंगे कि ये नहीं माना जा रहा, चुनाव आयोग सीधे फिर उनके नाम काट देगा। तो यही आरोप लग रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ये नाम काटना जोड़ना जो ये है, ये अधिकार राजीव जी AERO और ARO का है, DRO का है, वो नोटिस इशू कर सकता है। तो वो नहीं मानेंगे अगर उनके माइक्रो ऑब्जर्वर की बात, तो सीधा चुनाव आयोग नाम उठाकर काट देगा, ये बात भी आ रही है। तो यही सब सारे आरोप लग रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, और यही साफ कहा है कि अब चुनाव आयोग तय करेगा, जैसे राहुल गांधी का आपने चूक दिखाया भी, कि अब ये चुनाव आयोग तय करेगा कि सरकार मतलब बीजेपी के लिए मतदाता कौन है। यानी राजीव जी, अभी तक कहा जाता था कि मतदाता जो है वो अपनी सरकार चुनता है, अब ये सरकार जो है मतदाता चुन रही है कि कौन मतदाता है जो बीजेपी को वोट देगा, वही मतदाता है।